तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, कितने तरह की संप्रभुता होती है, इस पर हम आज अपनी बात शुरू करेंगे। और जैसा कि पहले हम लोगों ने संप्रभुता को परिभाषित किया, उनके विविध प्रकारों को पढ़ा, और आज हम ये जानना चाहेंगे कि संप्रभुता किस किस तरह की होती है। तो सामान्य रूप से संप्रभुता 5 तरह की संप्रभुता हमको समझ में आती है। एक तो नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता, दूसरा लीगल सॉवरेंटी, वैधानिक संप्रभुता, और फिर राजनैतिक संप्रभुता, उसके बाद लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता इसको आप कहते हैं, और फिर डी फैक्टो एंड डी जूरे सॉवरेंटी, यानी वस्तुतः और विधितः संप्रभुता। वस्तुतः को हम तथ्यतः संप्रभुता भी कह सकते हैं। तो ये संप्रभुता के अलग अलग जो प्रकार हैं, इनको हर एक राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी है, प्रारंभिक तौर पे जो राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ रहा है, उसको जानना जरूरी होता है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता क्या होती है। आप सभी ये जानते हैं कि हम संसदीय जनतंत्र में निवास करते हैं, या जो हमारी व्यवस्था है वो संसदीय जनतंत्र की व्यवस्था है। और हो सकता है आप लोगों को पता हो कि हमारी जो व्यवस्था है ये वेस्टमिनिस्टर, इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित व्यवस्था है, और इंग्लैंड में भी संसदीय जनतंत्र की व्यवस्था है। इसी तरह से और जो भी देश संसदीय जनतंत्र वाले हैं, वहां पे इस तरह के संप्रभुता का भेद पाया जाता है, नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता वो संप्रभुता होती है जिसके अधिकार नाम मात्र के होते हैं, अर्थात वो वास्तविक कार्यों का संपादन नहीं करता। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि शासन की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन उसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग वह स्वतः या अपने अधीनस्थ लोगों के माध्यम से करेगा। फिर एक स्थान पे लिखा हुआ है कि एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। तो इस तरह से 2 इकाइयां बन गई, प्रशासन के 2 हिस्से बन गए, एक तो राष्ट्रपति हो गया और एक प्रधानमंत्री हो गया। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र है, और राजतंत्र होने के नाते वहां पे राजा शासन का प्रमुख होता है, मुख्य कार्यपालक होता है, मुख्य कार्यपालिका की सारी शक्तियां सम्राट के अंतर्गत निहित होती हैं, और वहां भी प्रधानमंत्री है। तो सम्राट और प्रधानमंत्री वहां पे हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। तो जिस तरह से ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियां नाम मात्र की होती हैं, और उसी तरह से भारत में भी राष्ट्रपति की शक्तियां नाम मात्र की होती हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, मतलब इनके पास शक्तियां तो हैं, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, इस संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति को हम नाम मात्र का संप्रभु कहेंगे, और ब्रिटेन में जो किंग इन पार्लियामेंट है, यानी ब्रिटिश संसद में जो सम्राट है, हम उसको नाम मात्र का संप्रभु कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि नाम मात्र का जो संप्रभु है वो केवल सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है, अर्थात उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। जैसे कोई भी कानून अगर बनता है तो कानून का निर्माण हो जाता है, और निर्माण होने के बाद अंततः उसको जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसके पास ले जाया जाता है हस्ताक्षर करने के लिए, और वो हस्ताक्षर करता है तब वो कानून बनता है। लेकिन कानून बनाने की जो दूसरी चीजें हैं, दूसरी जो शक्तियां हैं, वो उनके पास नहीं होती, और उसका जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति या ब्रिटेन में सम्राट की समस्त शक्तियों का वास्तविक रूप से संपादन किया जाता है। तो क्योंकि राष्ट्रपति या जो संसदीय जनतंत्र में कार्यपालिका का प्रमुख होता है,
वो नाम मात्र की शक्तियों का संपादन करता है, इसलिए उसको हम नाम मात्र का संप्रभु कहते हैं। और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक शक्तियों का प्रतिपादन करता है या संपादन करता है, इसलिए हम उसको वास्तविक संप्रभु कहते हैं। तो सारे कार्य मुख्य कार्यपालिका या मुख्य कार्यपालक के निर्देश पर किए जाते हैं, लेकिन समस्त कार्य वो खुद नहीं करता। समस्त कार्यों का संपादन जो उसके अधीनस्थ मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री होते हैं वो संपादित करते हैं। इसलिए उनकी स्थिति जो है वो वास्तविक संप्रभु की स्थिति है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया कि जो मुख्य कार्यपालक है संसदीय जनतंत्र में, उसके अधिकार नाम मात्र के हैं, और जो वास्तविक कार्यपालक है संसदीय जनतंत्र में, वो वास्तविक कार्यों का संपादन करता है। और इसीलिए जो ब्रिटेन का सम्राट है वो एक गरिमामय पद है। भारत में राष्ट्रपति भी गरिमामय पद है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां उनके पास नहीं है, उनके द्वारा संपादित नहीं की जाती। उन शक्तियों का संपादन उनके नाम पर किया जाता है। All the actions are done in the name of the chief executive, but it is performed by the prime minister and the cabinet. सारे काम शासन के प्रमुख या मुख्य कार्यपालक के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक संपादन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को रियल सॉवरेन कहेंगे और राष्ट्रपति अथवा ब्रिटेन के सम्राट को हम नाम मात्र का संप्रभु कहेंगे। इसी तरह से दुनिया में जो दूसरे देश हैं जहां पर संसदीय जनतंत्र की व्यवस्था है, वहां पे वास्तविक और नाम मात्र के संप्रभु पाए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने समझ लिया। दूसरी बात जो है वैधानिक लीगल सॉवरेन। लीगल सॉवरेन क्या होता है? वैधानिक संप्रभु होता है जिसको राज्य की विधि या राज्य का संविधान मान्यता प्रदान करे। लीगल सॉवरेन इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। संविधान जिसको मान्यता प्रदान करे वो विधिक संप्रभु है। कानून राष्ट्रपति और कानून ब्रिटेन के सम्राट को मान्यता प्रदान करता है, और अंतिम हस्ताक्षर विधि के ऊपर इन्हीं दोनों अधिपतियों के होते हैं, और इसलिए इनको हम वैधानिक संप्रभु कहते हैं। जो है मान्यता प्रदान करती, कानूनी रूप से राष्ट्रपति ही सर्वोच्च कार्यपालक है या मुख्य कार्यपालक है। इसी तरह से कानूनी रूप से ब्रिटेन में जो सम्राट है वही मुख्य कार्यपालक है। ये अलग बात है कि उनकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, लेकिन कानूनी मान्यता मुख्य कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति या ब्रिटेन के सम्राट को है। और इसीलिए संसद में, ब्रिटिश संसद में सम्राट जो है वो सर्वोच्च विधिक निकाय है। विधिक निकाय माने लीगल बॉडी या सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। किंग इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटर। इन द सिमिलर फैशन प्रेसिडेंट इन इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटर। भारत के संसद में राष्ट्रपति सर्वोच्च विधि निर्माता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रिटेन में सम्राट जो है सर्वोच्च विधि निर्माता है। क्योंकि जब तक सम्राट, ब्रिटेन में सम्राट अथवा भारत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कानूनों पे नहीं होते हैं, कोई भी कानून या कोई भी संशोधन कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। तो ये सर्वोच्च विधि निकाय है। गार्नर कहते हैं लीगल सॉवरेन इज दैट डिटर्मिनेट सुपीरियर दैट मैनिफेस्ट द एक्सक्लूसिव ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट एज लॉ। कानूनी संप्रभु वह निश्चित मानव श्रेष्ठ है जो कानून के रूप में राज्य के अनन्य आदेशों को प्रकट करता है। यानी जो राज्य के अंतिम आदेश हैं, अनन्य का मतलब जो कोई दूसरा ना दे सके। आदेश, अंतिम आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, या ब्रिटेन में सम्राट को है, या दूसरे देशों में जहां संसदीय जनतंत्र है, जापान है, संसदीय जनतंत्र जहां पर भी है वहां पे सम्राट ही अंतिम आदेश देता है। वही उसके आदेश अनन्य है, एक्सक्लूसिव है। कोई दूसरा जो है किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर सकता। तो ये जो है ये अंतर समझना जरूरी है।
इट इज डिटर्मिनेट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। जो विधिक संप्रभु है वह निश्चित व्यक्ति है और कानून उसको मान्यता प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रपति निश्चित व्यक्ति है और भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, उसको मान्यता प्रदान करता है। और साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी विधि, कोई भी संशोधन तभी कानून का रूप धारण कर सकता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। ये बात अलग है कि कानून बनाने की समस्त प्रक्रिया संसद और भारतीय प्रधानमंत्री, संसद की जो का मंत्रिपरिषद है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा संपादित किया जाता है। तो इस तरह से लीगल सॉवरेन वो हुआ जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करे, जिसे कानून मान्यता प्रदान करे, वो लीगल सॉवरेन है। तो हमारा कानून जो है, संसदीय जनतंत्र का जो कानून है, वो मुख्य कार्यपालक के रूप में ब्रिटेन के सम्राट, या मुख्य कार्यपालक के रूप में भारत के राष्ट्रपति, या मुख्य कार्यपालक के रूप में किसी भी संसदीय जनतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष को मान्यता प्रदान करता है, और वही विधिक संप्रभु है। आगे चलते हैं। यह एक निश्चित मानव श्रेष्ठ, आगे चलते हैं। राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात हम लोग करते हैं। आपने विधिक संप्रभुता पढ़ा, अब हम पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात करते हैं, राजनीतिक संप्रभुता। और इस बीच में थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन कर देना चाहता हूं। पॉलिटिकल सॉवरेंटी, राजनीतिक संप्रभुता क्या है? राजनीतिक संप्रभुता हम डायसी, जो ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ हैं, ब्रिटिश विधि के बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट ब्रिटेन में दिया, वो कहते हैं बिहाइंड द लीगल सॉवरेन व्हिच द लॉयर रिकॉग्नाइजेस देयर इज अनदर सॉवरेन टू whom द लीगल सॉवरेन मस्ट बो। डायसी कहते हैं विधिक संप्रभु के पीछे एक अन्य संप्रभु होता है, विधिक संप्रभु के पीछे एक अन्य संप्रभु होता है जिसे वकील मान्यता प्रदान करते हैं, और जिसके समक्ष विधिक संप्रभु को झुकना होता है। इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बिहाइंड द लीगल सॉवरेन, विधिक संप्रभु के पीछे, विच द लॉयर रिकॉग्नाइजेज, जिसको वकील मान्यता प्रदान करते हैं, देयर इज अनदर सॉवरेन, एक अन्य संप्रभु है, टू whom द लीगल सॉवरेन मस्ट बो, जिसके सामने विधिक संप्रभु को झुकना पड़ता है। ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा हम समझेंगे। और कैसे ये सारी बातें, वो संप्रभु कौन है जिसके सामने विधिक संप्रभु को झुकना पड़ता है? विधिक संप्रभु को कानून मान्यता प्रदान करता है, विधिक संप्रभु ही सर्वोच्च होता है। लेकिन डायसी के अनुसार एक और संप्रभु है जो विधिक संप्रभु के पीछे रहता है और विधिक संप्रभु उसके सामने झुकता है। वो संप्रभु कौन है, आगे चल के हम लोग इसकी बात करते हैं। वह निकाय, आगे फिर उन्होंने कहा है, दैट बॉडी इज पॉलिटिकली सॉवरेन द विल ऑफ व्हिच इज अल्टीमेटली ओबेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। वह निकाय राजनैतिक रूप से संप्रभु है जिसकी इच्छा अंततः राज्यों के नागरिकों के द्वारा मानी जाती है। अब इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि वास्तव राजनैतिक संप्रभु क्या है। राजनैतिक संप्रभु क्या है ये जानना जरूरी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो राजनैतिक संप्रभु जो समस्त मतदाता है, जो समस्त निर्वाचक मंडल है, जिसके द्वारा सरकार को चुना जाता है, जो सरकार का निर्माण करता है, वो विधिक संप्रभु के पीछे का संप्रभु है और विधिक संप्रभु को उसके सामने झुकना पड़ता है। क्योंकि जो पीछे का पॉलिटिकल सॉवरेन है वही सरकार को चुनता है और उसी के माध्यम से जो कानूनी संप्रभु है वो भी अस्तित्व में आता है। अगर सरकार का चुनाव ना हो तो कानूनी संप्रभु भी अस्तित्व में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि वो जो बॉडी जो सरकार को चुनती है, द इलेक्टोरेट, जिसको हम निर्वाचक मंडल कहते हैं, वो वास्तव में विधिक रूप से विधिक संप्रभु के पीछे रहता है और विधिक संप्रभु उसके कारण या उसके निमित्त समस्त कार्य करता है। और विधिक संप्रभु जो है
legal sovereign owes allegiance to that sovereign which is behind the legal sovereign and which empowers the legal sovereign, या which gives power to the legal sovereign to act. तो वो है विधिक संप्रभु के पीछे का व्यक्ति। अब इसको और अच्छे तरीके से हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि विधिक संप्रभु के पीछे वाला वो संप्रभु कौन है। गिलक्रिस्ट कहते हैं कानून के पीछे समस्त प्रभावों का कुल योग। विधि के पीछे वे कौन से प्रभाव हैं? विधि के पीछे वे प्रभाव हैं जनता, विधि के पीछे वे प्रभाव हैं जनता की आकांक्षाएं, विधि के पीछे वे प्रभाव हैं जनता की इच्छाएं। द विल ऑफ द पीपल, द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ठीक है, जनता की आकांक्षाएं हैं, ये विधिक संप्रभु के पीछे हैं। और यही जनता की जो आकांक्षाएं हैं, यही विधिक संप्रभु को या उसकी शक्तियों को नियंत्रित करती हैं और विधिक संप्रभु को इन्हीं के सामने झुकना पड़ता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, कानूनी संप्रभु अलग हो गया, राजनीतिक संप्रभु अलग हो गया। कानूनी संप्रभु वो हो गया जिसको कानून मान्यता प्रदान करता है, और राजनीतिक संप्रभु हो गया जो कानूनी संप्रभु को आधार प्रदान करता है, जिसके आधार पर कानूनी संप्रभु अस्तित्व में आता है। और वो संप्रभु जनता है या मतदाता है जो सरकार को चुनती है। एंड द गवर्नमेंट इन टर्न्स इलेक्ट्स द लीगल सॉवरेन ऑफ द स्टेट। संसदीय जनतंत्र में आप जानते हैं कि भारत में मतदाताओं के द्वारा संसद का निर्माण होता है, संसद के सदस्यों को चुना जाता है, विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है, और ये लोग बाद में मिलके विधिक संप्रभु अर्थात राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस तरह से क्या है, लीगल सॉवरेन के पीछे पॉलिटिकल सॉवरेन होता है, और वो पॉलिटिकल सॉवरेन है सम टोटल ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पीपल, लोगों के प्रभावों का समग्र योग। और ये लोगों का जो प्रभाव है ये मतदाता के रूप में हमारे सामने आता है, इलेक्टोरेट निर्वाचक मंडल के रूप में हमारे सामने आता है। तो वो वास्तव में पॉलिटिकल सॉवरेन है। तो इसी चीज को डायसी ने स्पष्ट करने की कोशिश किया। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बिहाइंड द लीगल सॉवरेन, विधिक संप्रभु के पीछे, विच द लायर रिकॉग्नाइजेस, जिसे वकील या लायर मान्यता देते हैं, देयर इज अनदर सॉवरेन, एक दूसरा संप्रभु होता है, टू whom the legal sovereign must bow, जिसके सामने विधिक संप्रभु को झुकना पड़ता है। और फिर उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, दैट बॉडी इज पॉलिटिकली सॉवरेन, वह निकाय राजनीतिक रूप से संप्रभु है, द विल ऑफ विच इज अल्टीमेटली ओबेड बाय द सिटीजन्स ऑफ स्टेट, जिसकी इच्छा अंतिम रूप से राज्य के नागरिकों के द्वारा मानी जाती है। तो वो जो पीछे का संप्रभु है कौन है? सम टोटल ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पीपल, लोगों के प्रभावों का समस्त योग, लोगों के मतों का समस्त योग। द इलेक्टोरेट, जो निर्वाचक मंडल है, वो विधिक संप्रभु के पीछे रहता है, और वो विधिक संप्रभु को आधार प्रदान करता है, और यही कारण है कि विधिक संप्रभु को उसके सामने झुकना पड़ता है। दूसरे शब्दों अगर आप ये कहें कि कोई भी कानून जो इलेक्टोरेट की इच्छाओं के विपरीत है, जो निर्वाचक मंडल के हितों के विपरीत है, ऐसे किसी भी कानून को विधिक संप्रभु नहीं बना सकता। तो ये थोड़ा सा अंतर है। चौथा जो प्रकार है पॉपुलर सॉवरेंटी, लोकप्रिय संप्रभुता। आपको मैंने बताया था कि जीन जैक्स रूसो, उनको हम लोकप्रिय संप्रभुता का एक्सपोनेंट मानते हैं। जीन जैक्स रूसो इज नोन एज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। लोकप्रिय संप्रभुता के जनक के रूप में हम उनको मान्यता प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत था सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल का सिद्धांत, यानी वो सामान्य इच्छा जो सभी लोगों की इच्छाओं का योग होती है। तो इसको जो है पॉपुलर सॉवरेंटी के नाम से जाना जाता है। तो राजनीतिक संप्रभुता से लोकप्रिय संप्रभुता के लिए एक तरह का नेचुरल शिफ्ट होता है, a natural transition from political sovereignty to popular sovereignty। ये जो political sovereignty है, यही वास्तव में पॉपुलर सॉवरेन बन जाता है जब ये सीधे तौर पे शासक को चुनता है। आप जानते होंगे कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र वो होता है जिसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है, अर्थात जनता पहले प्रतिनिधि का चुनाव करती है और बाद में वही प्रतिनिधि, वो जो प्रतिनिधि हैं, वो शासन संचालन करते हैं। तो वास्तविक संप्रभुता किसके पास हुई? जनता के पास हुई।
वास्तविक संप्रभुता। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, वहां पे स्वतः जनता विधि निर्माण में सहयोग करती है, जहां पर जनता खुद ही कानून बनाती है। वहां पे किसी राजनैतिक पदधारक को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा देश स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी लागू है। वहां पर जनता खुद ही कानून बनाती है, किसी भी राजनैतिक पदधारक की आवश्यकता कानून बनाने के लिए नहीं होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ कैंटन ऐसे हैं, जिन कैंटनों में कानून बनाए काम जनता करती है। तो जनता वास्तव में लोकप्रिय संप्रभु है, अर्थात जनता के द्वारा जो है शासन को निर्वाचित किया जाता है। तो अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां पर सर्वोच्च अधिकार जनता के पास रहता है, जनता ही वोट देती है, जनता ही सरकार को चुनती है, और कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें रिफरेंडम है, जिसमें लोक निर्णय जिसको हम कहते हैं, जिसको जो है रिकाल कहते हैं, जनता अपने प्रत्याशियों को चुनती है और आवश्यकता के अनुसार उन प्रत्याशियों को वापस बुला सकती है। तो उनको जो है हम लोकप्रिय संप्रभु कहते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता जनता के पास होती है। गार्नर कहते हैं द सॉवरेंटी ऑफ द पीपल देयरफॉर कैन मीन नथिंग मोर देन द पावर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टोरेट। इस प्रकार से जो जनता की संप्रभुता है या जन संप्रभुता है, इसका अर्थ जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टोरेट है, निर्वाचक मंडल का जो बहुमत है, उसको हम लोगों की संप्रभुता के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इन अ कंट्री फॉर अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल सफरेज प्रिपेल्स, जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रभाव में है। तो जैसे भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है और जनता के मत ही निर्णायक होते हैं, जनता के मत से ही सरकार बनती है, जनता के मत से ही संप्रभु की रचना होती है, या संप्रभु जो अपनी शक्तियां प्राप्त करता है जनता से प्राप्त करता है, तो हम जनता को लोकप्रिय संप्रभु कहेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो निर्वाचक मंडल है, जो सरकार को चुनता है, वही वास्तव में लोकप्रिय संप्रभु है। अर्थात प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले जो राष्ट्र हैं, वहां पे सीधे जनता सरकार में सहभागिता करती है, और जो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, उसमें भी जनता अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक तौर पे सरकार बनाने में सहभागिता करती है। तो इसको हम लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। इसके बाद है तथ्यतः और विधितः संप्रभुता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ठीक से समझना होगा। तथ्यतः डी फैक्टो, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें या इसका अर्थ बताएं, तो डी फैक्टो का मतलब होता है सॉवरेन इन फैक्ट। वो सावरेन वो है जो दिखाई पड़ता है, जो दिखता है। और डी जूरे सावरेन इन द आईज ऑफ लॉ, संप्रभु जो न्याय की दृष्टि में होता है, जो कानून की दृष्टि में होता है। ठीक है, दो तरह की संप्रभुता होगी। हम इसको उदाहरण से समझाते हैं। डी फैक्ट, कई बार ऐसा होता है कि किसी राष्ट्र में दो संप्रभु अस्तित्व में आते हैं। कैसे, ऐसा कैसे होता है? जैसे उदाहरण के लिए, कोई देश है और कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके उसकी सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है, या कोई एक ही देश है और उस देश में सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन के पश्चात कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता को अपने हाथ ले लेता है, सत्ता पर नियंत्रण, सत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में संप्रभु कौन हो गया? संप्रभु वो हुआ जिसने पुरानी सत्ता को हटाकर खुद सत्ता प्राप्त कर लिया। तो वो सब संप्रभु हुआ तथ्यतः, क्योंकि वो दिखाई पड़ता है, सॉवरेंटी इन फैक्ट। लेकिन वो विधिक संप्रभु नहीं हुआ। विधिक संप्रभु इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कानून ने उसको मान्यता प्रदान नहीं किया, उसने सत्ता परिवर्तन करके सत्ता प्राप्त किया। जैसे कई देशों में आपने देखा होगा सैनिक तख्तापलट, खासतौर पे आपने पाकिस्तान में देखा। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया, सैनिक शासन स्थापित कर दिया। तो सैनिक शासन स्थापित करने के पश्चात पाकिस्तान के जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, वो तथ्यतः संप्रभु बने। उनको कानून ने मान्यता प्रदान नहीं किया। वो जो है पुरानी सरकार को, जिसको कानून ने मान्यता प्रदान किया था, जिसको जनता ने विधि पूर्वक चुना था, उस सरकार को उन्होंने हटा दिया
तो विधिक संप्रभु तो नवाज शरीफ थे, और जो वास्तविक संप्रभु, जो तथ्यतः संप्रभु जो दिखाई पड़ रहा है, वो संप्रभु परवेज मुशर्रफ। इस तरह से कई उदाहरण आपके पास आएंगे। आप जब किताबों में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सैनिक तख्ता परिवर्तन होता है, चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करके और एक सैनिक सरकार सत्ता में आ जाती है। तो जो सरकार सत्ता में किसी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके आती है, वो सरकार तथ्यतः संप्रभु है। लेकिन जो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होती है, जिसको अपदस्थ किया जाता है, वो विधितः संप्रभु है, अर्थात कानूनी संप्रभु। तो इस तरह से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या डी फैक्टो सॉवरेन एंड डी जूरे सॉवरेन एक साथ रह सकते हैं? ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। क्या? तो आपका उत्तर होता है हाँ, रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? जिस सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, उसको देश से बाहर नहीं निकाला गया, वो सरकार तो वहीं पे है, लेकिन उसको सत्ता से बलपूर्वक हटा दिया गया। तो फोर्सिबली वो जो गवर्नमेंट है, उसको जो है डिथ्रोन कर दिया गया। A government that was elected by the people legally, it was dethroned by the military ruler। किसी सैनिक शासक के द्वारा उसको डिथ्रोन कर दिया गया, लेकिन वो राज्य से बाहर नहीं गया, तो वो विधितः संप्रभु है, क्योंकि उसका चुनाव जनता ने किया है और संविधान के अधीन उसकी स्थापना हुई है। तो इस तरह से वो हो गया विधितः संप्रभु। और जो बलपूर्वक सत्ता को हासिल करता है, सत्ता को प्राप्त करता है, वो तथ्यता संप्रभु होता है। तो इसको इस तरह से परिभाषित करें, डी फैक्टो माने सॉवरेनिटी इन फैक्ट, अ सॉवरेन दैट इज विजिबल and a sovereign that is not visible, but it was appointed by the people under the law of the constitution। जो संविधान के कानून के तहत चुना गया था, वो विधिक संप्रभु है। और जिसने संविधान के द्वारा चुने हुए संप्रभु को हटा के शासन पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया, वो तथ्यतः संप्रभु है। तो सॉवरेनिटी इन फैक्ट एंड सॉवरेनिटी इन लॉ, इसको कहते हैं डी फैक्टो और फिर कहते हैं डी जूरे। तो डी फैक्टो सॉवरेन हो गया, डी जूरे सॉवरेन हो गया। इस तरह का आप लीबिया में कर्नल गद्दाफी थे, या और भी दुनिया के कई देश ऐसे थे जहां पे सैनिक तख्ता पलट के माध्यम से चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया और उनकी जगह पे सैनिक शासन स्थापित हो गया। तो जो चुनी हुई सरकार थी वो विधितः संप्रभु थी, जो सैनिक शासन स्थापित हुआ वो तथ्यतः संप्रभु थी। बाद में जो तथ्यतः संप्रभु है, अगर वो चुनाव लड़के फिर से सरकार में आ जाए, तो वो तथ्यतः संप्रभु विधितः संप्रभु बन जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा बारीक अंतर है, इसको समझने की आपको कोशिश करनी है। और आपको इसमें कोई समस्या जाएगी तो हम फिर आपसे इस पर बात करेंगे। अब प्रश्न एक और है बहुत महत्वपूर्ण, लोकेशन ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता का अधिवास। वेयर यू कैन लोकेट द सॉवरेनिटी, संप्रभुता को आप कहां देखते हैं, संप्रभुता का निवास कहां होता है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए। एक तो पीपुल ऑफ द स्टेट, संप्रभुता जनता में रहती है, राज्य की जनता में रहती है, क्योंकि जनता जो है संप्रभु को शक्ति प्रदान करती है। तो हकीकत स्थिति यही है कि वास्तव में संप्रभु जनता है, उसके पास जो है शक्ति है, क्योंकि जो सरकार है अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द पीपुल। द गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द पीपुल। द पीपुल हैव अ राइट टू डिस्प्लेस द गवर्नमेंट इन द थ्रू द इलेक्शंस के माध्यम से सरकार को जनता हटा सकती है। अभी आपको चुना है, 5 साल के बाद आप जाएंगी जनता के सामने, जनता आपको नहीं पसंद करेगी, आपकी जगह पे दूसरे का चुनाव कर देगी। तो इसलिए सॉवरेन कौन है? जनता है। और जो सरकार है, जो संप्रभु है, उसे जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है या जनता के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है। तो इस तरह से संप्रभुता का निवास जनता में है। कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता का निवास उस संगठन में है जिसे राज्य के संविधान को बनाने या उसमें संशोधन करने का कानूनी अधिकार है। और वो संगठन कौन है? वो संगठन है विधानमंडल, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। वो विधानमंडल है। विधानमंडल के पास जो है कानून बनाने का अधिकार है और कानून में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि विधानमंडल में संप्रभुता का निवास होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सम टोटल ऑफ द लीगल लॉ मेकिंग बॉडीज इन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट,
राज्य के अंतर्गत कानून बनाने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनमें संप्रभुता का निवास होता है। संप्रभुता वहां पे निवास करती है, वहां पे रह सकती है संप्रभुता। अब आगे क्या कहा गया, कुछ लोगों ने क्या कहा, गेटल ने कहा संप्रभुता का निवास विधानमंडल में हो सकता है, संप्रभुता का निवास न्यायालयों में हो सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल वो होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियाशील करते हैं। दोज हु एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए हुए कानूनों को जो क्रियान्वित करते हैं वो कार्यकारी अधिकारी कहलाते हैं। तो कुछ विद्वान गार्नर कहते हैं कि संप्रभुता उन कार्यकारी अधिकारियों में भी निवास करती है। और वो कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है मुख्य रूप से कार्यकारी अधिकारी हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो इस तरह से संप्रभुता मंत्रिपरिषद में रहती है। और गार्नर आगे कहते हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशंस माने अभिसमय। अभिसमय क्या होता है? अभिसमय बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे कस्टम्स, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं। उन ट्रेडिशंस और वो ट्रेडिशंस भी कानून को नियंत्रित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कानून बनाने में परंपराओं का, रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण योगदान है। आपके पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है विधि। जब आप विधि को पढ़ेंगे और विधि के स्रोत पढ़ेंगे कि कानून का स्रोत क्या क्या होता है, तब आपको पता चलेगा कि कानून का स्रोत जो है रीति रिवाज है, कानून का स्रोत जो है वो परंपराएं हैं, कानून का स्रोत जो है वो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं। तो कस्टम्स में संप्रभुता निवास करती है। और अंतिम रूप से गेटल ने कहा है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। निर्वाचक मंडल माने वह समूह जो निर्वाचन के द्वारा सरकार का चुनाव करता है, तो वो संप्रभु है, संप्रभुता उसके पास रहती है। तो इस प्रकार से संप्रभुता का अलग अलग अधिवास होता है। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने हमें चर्चा आपसे करनी थी। और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और कल नेक्स्ट डे हम लोग फिर से जब मिलेंगे तो हम ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। जॉन ऑस्टिन जो है वो संप्रभुता के सिद्धांत के समर्थक माने